अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़िया अकरम। जनाब, एक बच्चे के वालिद का इंतकाल हो गया। जब उसका जनाजा जा रहा था तो लड़के ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। वो चीख चिल्लाकर कह रहा था, ए मेरे प्यारे अब्बा, तुझे ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं? तुझे ये मट्टी में दबा देंगे, जहाँ न रोशनी होगी ना हवा, ना वहाँ बोरिया बिस्तर होगा, ना कालीन और ना ही रोशनदान। बच्चा तमाम रास्ते इसी तरह की बातें करता रहा। इस जनाजे में शेख चिल्ली भी अपने बाप के साथ जा रहा था। शेख चिल्ली ने जो लड़के की बातें सुनी तो अपने बाप से कहने लगा, अब्बा जान, कहीं ये लोग इस शख्स को हमारे घर दफन तो नहीं करने जा रहे? उसने कब्र की जो भी अलामतें बताई हैं वो हमारे घर की ही है ना? शेख चिल्ली का जवाब सुनकर उसका बाप बेचारा तो खामोश ही रह गया। वैसे बाज़ औक़ात बच्चे ऐसी बातें कर जाते हैं कि वो हकीकत के करीबी लगती हैं। जनाब, आज फिर हम आपसे लाइव कॉल्स पर गपशप भी करेंगे और इसके अलावा हमारे साथी आपके पास आएंगे भी और जानेंगे आपके मसाइल। आज लाइव कॉल्स का जो मौजू है वो ये है कि खाना कौन अच्छा बनाता है, बीवी या माँ? और लाइव कॉल पर बात करने के लिए आप नंबर डायल कर सकते हैं 0423630864। तो फिर तैयारी पकड़ लें, अभी कुछ ही देर में लाइव कॉल का सिलसिला भी शुरू करते हैं। पहले पता क्या होता है, पहले बच्चों को सिखाया जाता था कि बड़ों के सामने बोलना नहीं, बोलना तो दूर की बात, बड़ों के सामने आंख भी नहीं उठानी। लेकिन अब जरा मामला मुख्तलिफ है। इन दिनों तो बच्चों को सबके सामने बोलने की बाकायदा तरबियत दी जाती है और इसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कहा जाता है। अमेरिकन मुसन्निफ और मिज़ाह निगार मार्क ट्वेन का कहना है कि हजारों लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई जहानत और कोई खूबी ना खुद उन पर जाहिर हो पाती है और ना दूसरों पर, और ये वही लोग होते हैं जो एतमाद की कमी का शिकार होते हैं। अगर इन लोगों को एतमाद दिया जाए तो वो बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे सकते। इसलिए इन दिनों वालिदैन और साथी बच्चों में एतमाद पैदा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। बच्चों में एतमाद पैदा करने के हवाले से कराची में भी हुई एक तकरीब, इस बारे में मजीद जानते हैं यूनुस आफरीदी की इस रिपोर्ट से। नौजवान किसी भी मुल्क का सरमाया होते हैं और सरमाए को मुस्तहकम बनाने के लिए उनकी बुनियादों को मजबूत किया जाता है। ब्लिंक के प्लेटफॉर्म से सिद्रा इकबाल ने नौजवानों की सलाहियतों को उभारने का बेड़ा उठाया है। इस मकसद के लिए कराची के मकामी होटल में पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें नौजवानों में खुद एतमादी पैदा करके उनकी सलाहियतों को उभारने की कोशिशें की गयी। वर्कशॉप में गैर मुतवक्को तौर पर कराची के अलावा लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद और नवाबशाह से नौजवानों ने शिरकत की। ज़्यादातर शहर कराची से हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लाहौर से, इस्लामाबाद से, हैदराबाद से, सक्खर से, नवाबशाह से स्पेशली सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। वर्कशॉप में 18 से 28 साल की उम्र के अफराद को दावत दी गई थी कि वो अपने अंदर छुपी सलाहियतों का मुजाहरा करें, अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को खुद एतमादी के साथ पब्लिक में पेश करें। इस मकसद के लिए नौजवानों ने कुछ एक्टिविटीज भी की। देखिए जी, ट्रेन जो है वो दो तरह की है। एक जो धुआं देती है, और एक है जो धुआं नहीं है। अगर आपके घर में कमाने वाले हैं तो आप घर से शुरू कर सकते हैं। आपके घर में जो मुलाजमीन आते हैं, जो आपके घर में नौकरानी आपकी खाना पकाने के लिए जो हंडी बनाती है उसको आप पैसे दे सकते हैं, उनको कपड़े दे सकते हैं। और उसके बाद एक एक करके पूरे मोहल्ले में आपके जितने भी लोग हैं वो चैरिटी कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला पूरे पाकिस्तान फैल जाएगा। शुरका ने वर्कशॉप के मकासद को सराहते हुए कहा कि जिस तरह हमारे मुआशरे में बेचैनी फैल रही है और खौफ की फजा कायम है, उससे निकलने के लिए ऐसे वर्कशॉप का इनेकाद बहुत जरूरी है। हमारे नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, लेकिन मौजूदा हालात के पेश नज़र वो टैलेंट दबा हुआ है। उनकी सलाहियतों को उभारने के लिए न सिर्फ कराची बल्कि लाहौर और इस्लामाबाद में भी वर्कशॉप के इनेकाद का इयादा किया गया। ईद के बाद इंशाल्लाह ताला हम ऐसे ही वर्कशॉप्स लाहौर में और इस्लामाबाद में मुनाकिद करेंगे। वर्कशॉप के इनेकाद से सिद्रा इकबाल को जो रिस्पांस मिला है वो बहुत पुरुम्मीद है। उनका कहना है कि मुल्क भर के नौजवानों में छुपे टैलेंट को उजागर करने के लिए
आइंदा प्रोग्राम 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे पर होगा। अब हमारा अगला प्रोग्राम 12 अगस्त को होगा, जो कि इंटरनेशनल यूथ डे है। जब हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंस आप में आना चाहिए या पब्लिक स्पीकिंग आपको आनी चाहिए, तो हर लम्हा, हर रोज़, हर कॉन्फ्रेंस में आप बहुत कुछ सीखते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए दैट वी आर एबल टू एक्चुअली कनेक्ट विद द ऑडियंस, अपने दिल की बात लोगों तक इफेक्टिवली कैसे पहुँचाएं। कुछ लोग समझते हैं शायद ये सिर्फ सियासतदानों का काम है, लेकिन आप किसी भी शोबे से अगर आपका ताल्लुक हो, बात आपने करनी है, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना है, तो इट्स रियली नौजवानों में छुपी सलाहियतें उजागर करना और उन्हें मुआशरे का जिम्मेदार फर्द बनाने का अज़्म बुलंद हौसले की अक्कासी है। बच्चों में एतमाद पैदा करने के हवाले से अभी आपने एक रिपोर्ट देखी और अभी आपसे गपशप लगाएंगे कुछ ही देर में, लेकिन पहले जरा खबरें सुन लेते हैं। तो सुनिए धरती के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तसर सी न्यूज़। लिया के सैलाब से मुतासरा इलाके की बस्ती कुकड़वाला का रिहायशी बशीर अहमद चौकीदार 7 जवान बेटियों का बाप है। 1993 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा येलो कैब स्कीम से इस्तेफादे की खातिर बशीर अहमद ने अपनी बीवी के जेवरात बेचकर गाड़ी के हुसूल के लिए 10% एडवांस की सूरत 45,550 रुपए की रकम मल्टीनेशनल कंपनी को बजरिया बैंक ड्राफ्ट डेरा गाजी खान में जमा कराई, लेकिन नवाज शरीफ हुकूमत की रुखसती के बायस येलो कैब स्कीम बंद हो गई। बशीर अहमद को कंपनी और बैंक ब्रांच के चक्कर लगाते हुए आज 18 साल बीत चुके हैं। गुर्बत का ये आलम है कि 4 दीवारी की जगह लटकाए गए कपड़े चीथड़ों में तब्दील हो चुके हैं, जबकि कपड़ा मुयस्सर न होने पर सीमेंट के खाली गटुओं से आर्जी पर्दे का इंतजाम किया गया है। मुतासरा खानदान ने मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस से मदद की दरख्वास्त की है। कालाबाग और गिरदोनवाह में 2 घंटे मुसलसल बारिश से कालाबाग के बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे और बरसाती नाला निहाल शाह में तुगयानी से कालाबाग ईसाखेल रोड ब्लॉक हो गई। कालाबाग शहर का राब्ता दीगर इलाकों से कट गया और कारोबारी जिंदगी भी मुअत्तल होकर रह गया। टंडू अलायार ताल्लका म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर रज़ाउल्लाह घुमरू की जानिब से जिला का दर्जा खत्म होने के बाद जाने वाले अफसरान के एजाज में अलविदाई तकरीब मुनक़िद की गई। DCO डॉक्टर शफकत हुसैन अब्बासी ने अपने खिताब में कहा कि मेरी कोशिश रही है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम कर सकूं। इस मौका पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुस सत्तार बचानी को शील्ड दी गई, जबकि तल्लका एडमिनिस्ट्रेटर रज़ाउल्लाह घुमरू को इनकी आला कारकर्दगी के एतराफ में सोने का ताज पहनाया। जी जनाब, आज लाइव कॉल्स पर आपसे बात होगी, खाना कौन अच्छा बनाता है, बीवी या माँ? इस मौजू पर आपकी राय जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। खाना कौन अच्छा बनाता है, बीवी या माँ? जी जनाब, इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे और देखेंगे इस वक्त हमारे साथ लाइन पे कौन है और वो हमारे आज के टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? शोएब बोल रहा हूँ। हाँ जी शोएब। अच्छा शोएब, आपने हमारा आज का टॉपिक सुना? जी बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है कि ज्यादा बेगम जो है वो खाना अच्छा बनाती है या माएँ? जाहिर बात है, माँ तो नहीं खानी बेगम से। बेगम बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा, पक्की बात है? ये सिर्फ चूंकि कॉल आई है, कॉल की है और बेगम को पता भी चल सकता है इसलिए कहा जा रहा है, या सच्चाई भी है? मुझे पता चला कि अभी उनसे भी बात हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आपकी बेगम से भी बात हुई है? तो लैन से अभी बात हुई है आपकी। नहीं तो उनका तो कहना बिल्कुल वाकई में यही था कि आप हमेशा उनके खाने की तारीफ करते हैं। चले, ये तो आप उनके सामने करते हैं ना, अब हमें जरा सच्चाई बता दें कि असल में हकीकत क्या है। असल में मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं बैठा होगा, वो इस टाइम कहीं आउट ऑफ सिटी है, मैं लाहौर में हूँ। अच्छा जी। तो दिस इज ट्रू कि आपकी बेगम जो है वो ज्यादा अच्छा खाना बनाती है? बिल्कुल, शादी के बाद तो बेगम से मात थोड़ी करनी है। अच्छा ठीक है, फिर तो हमें तो समझ लग गई है। अब तो कुर्रतुल ऐन को भी समझ लग ही जाएगी ये प्रोग्राम देखने के बाद कि किस तरह की तारीफ की जाती है खाने की। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। जनाब, इस हवाले से जो है मजीद बातें करेंगे। अभी हमारे साथी आपके पास मौजूद हैं और वो आपसे बात करेंगे रमज़ान की आमद और महंगाई के तूफान के हवाले से। कराची से हमारे साथ हैं यूनुस आफरीदी। जी आफरीदी, रमज़ान की आमद के साथ ही महंगाई के हवाले से कराची के शहरियों के क्या तासुरात हैं? जी नादिया, मैं कराची में मौजूद हूँ। यूपी न्यू कराची का ये इलाका है
और यहाँ पर लोग ख़रीदारी करते हैं। उमूमन आप मेरे हक़ में अगर देखें तो बचत बाज़ार भी लगे हुए हैं कराची में, और यहाँ एक बचत बाज़ार पे मैं मौजूद भी हूँ। मुशरबा इजाफा हो चुका है महंगाई में। यहाँ लोगों का ये कहना है कि रमज़ान तो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन रमज़ान जो रहमतों का महीना है, महंगाई ने उनके ऊपर ये महीना अजाब की तरह नाजिल हुआ है या हो रहा है, और लोगों को इसका एहसास नहीं, और हुकूमत इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। हम यहाँ लोगों से बात करते हैं कि महंगाई के बारे में वो क्या कहते हैं। आप बताइए, बहुत ज़्यादा है। मैं महंगाई पे बताएंगे, महंगाई के मुतालिक ये जो महंगाई की सूरत हाल है, रमज़ान अभी शुरू भी नहीं हुआ लेकिन महंगाई बढ़ गई है। भाई ये अपना महंगाई तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में, इनको थोड़ी कोई फ़र्क पड़ेगा। हुकूमत को जितना भी बोल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी हो। आप मतलब हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती? हुकूमत क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जितने भी बैठे हैं बड़े बड़े लीडर सब बेकार है। बाबा जी महंगाई पर बात कर रहे हैं, महंगाई पर बहुत बुरा हाल है महंगाई का। रोज़े अभी शुरू नहीं हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों में, अजनास में, अशिया खुर्दोनोश में इजाफा हो गया। क्या कहते हैं इस बारे में? महंगाई बहुत है, गरीब आदमी गुजारा नहीं होते, इतना कमाते हैं कम है, मजदूरी नहीं है, बाजार में कारोबार नहीं है, क्या करे आदमी, परेशान है। एक कमाने वाला 10 बच्चे खाने वाले, उसका हम क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कैसे कंट्रोल किनार में आते हैं, यहाँ भी महंगाई होती है, खर्चा नहीं पूरा होता, रोजी है ही नहीं कहीं पे। हुकूमत तमाशा देख रही है, मजाक ही बनाया हुआ सबके लिए। आप समझते हैं इस महंगाई को कंट्रोल कोई नहीं कर रहा? कोई नहीं कंट्रोल कर रहा, हमारे सामने कोई नहीं होता। 50 सालों के यही सुनते आ रहे हैं, ये एक दिन की कहानी नहीं है। जो भी हुकूमत आती है वो यही करती है, महंगाई खत्म करें तो किसी भी से खत्म नहीं होती, ये कोशिश नहीं करते अंदर दौर में। आप क्या बात करेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई इंतहा से ज़्यादा है भाई। अब तो अल्लाह के वास्ते गवर्नमेंट हमारी कम से कम एहसास करे, इन लोगों के हालात देखे कहाँ लोगों के पहुँच गए हैं। मैं समझता हूँ हर घर हर फर्द का ये हो गया है, टेंशन में है। मैं नहीं बल्कि पूरी पब्लिक यही कहेगी महंगाई है, अगर इस पर भी काबू नहीं करवाया। अभी तो कहते हैं रमज़ान शुरू नहीं हुए, उससे की आमद से पहले ही महंगाई में इजाफा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात 100% सही है। यहाँ के लोगों ने महंगाई जो की है, कुछ तो माली तौर पर लोग टेंशन में थे, कुछ यहाँ के और हालात ऐसे हो गए जो अब रमजान से गुजारना मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल। अच्छा यूनुस आफरीदी, आप इन लोगों से पूछें कि कितने फीसद रमजान अभी आया नहीं है और महंगाई जो है देखने में आ रही है कि बहुत ज्यादा हो गई। आप जरा इन लोगों से पूछें इनकी आईडी के मुताबिक कितने फीसद जो है ये महंगाई ज्यादा हो गई है रमजान के लिए। जी नाजिया, मैं बात कर रहा हूँ, ये बताइए कि कितने फीसद महंगाई, अभी तो रमजान शुरू नहीं हुआ है लेकिन महंगाई में एकदम इजाफा हो गया, कितने फीसद आपको ऐसा लगता है कि रमजान से पहले एक चीज इतनी थी और अब इतनी बढ़ गई है? कम से कम 20% तो महंगाई बढ़ गई है। अभी फलों के अभी पिछले दिन जो है ना सेब और ये आम जो है ना वो 40 रुपए किलो बिक रहे थे, तो अभी वो डायरेक्ट 60-70 पे चलेगा। और जो अंगूर 50 रुपए मिल रहे तो वो डायरेक्ट 80 रुपए किलो हो गए। तो कहाँ से गरीब लोग क्या करेंगे? महंगाई की अभी आप हाथ देखे और गरीब लोगों की आमदनी देखे, क्या आमदनी है, बजट क्या आ रहा है और लोगों की तनख्वाही कितनी और महंगाई कितनी बढ़ रही है। हुक्मरान बस आ रहे, हर कोई अपना पेट ही भर रहा है बस, और क्या हो रहा है? बाबा जी आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, हर चीज़ पे रेट बढ़ रहे हैं दिन पे दिन, और गरीब आदमी जो है परेशान है। तो ये हुकूमत जो है कुछ भी नहीं कर रही है, सब अपने मसले मसाइल में फंसे हुए हैं और बहुत परेशानी है। आप क्या समझते हैं कितने फीसद महंगाई में इजाफा हो गया रोजे से पहले? ये तकरीबन 25-30% जो है बढ़ गया है रेट, 20% जो है। तो कैसे गुजारे करेंगे जिनकी आमदनी में तो इजाफा नहीं हुआ है लेकिन महंगाई में इजाफा हो रहा है? वो आमदनी क्या है, आदमी बस कर्जा लेके किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं। जो आदमी यानी कि जहाँ वो 50 खर्चा कर रहा है वहाँ 30 कर रहा है, इस हिसाब से जो है रोटी जो है कम से कम इस्तेमाल, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत आप समझते हैं महंगाई को रोकने के लिए कुछ कर रही है? बिल्कुल तकरीबन कुछ नहीं कर रही, क्योंकि आपके सामने जो भी चीज़ है कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। हर चीज़, एक तो जिन लोगों के कारोबार है उनकी लाइटों की वजह से दुकानें बंद पड़ी हैं। दुकानें 2 घंटे होती है, 2 घंटे नहीं होती, 1.5 घंटे है तो 3-3 घंटे नहीं होती। नादिया, हम लोगों से यहाँ बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि मेरे हक़ में एक बचत बाज़ार भी है, मौजूद है यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन और हज़रात जो है वो ख़रीदारी करते हैं, लेकिन लोगों का कहना ये है कि ये बचत बाज़ार में भी जो है वो महंगा आइटम वो ख़रीदते हैं। हम आपकी लोगों से किसी से बात करवाते हैं। अच्छा यूनुस आफरीदी, आप जरा जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं इनसे बात करें, इनसे पूछें जब कोई भी हमारी मसीह बरादरी है, बाहर के मुल्क में भी देखा जाए, जब उनकी कोई इस तरह के त्यौहार आते हैं तो वो वहाँ पे सेल्स लगा देते हैं और चीज़ों को मजीद सस्ता कर दिया जाता है ताकि वो लोग भी जो नहीं खरीद सकते वो भी खरीद सकें। तो हमारे मुल्क में ऐसा क्यों होता है? ईद आती है, रमज़ान आती है तो महंगाई जो है वो आसमान पे पहुँच जाती है। यहाँ के लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि ऐसा क्यों होता है? जी हम बात करते हैं यहाँ पर लोगों से, आपको मिलवाते हैं महंगाई के हवाले से।
हम आपसे बात करेंगे, महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं। ये जो आप अभी क्या सूरत हाल क्या है महंगाई? बहुत महंगा हो गया है, पहले से तो बहुत, एक आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, इस कदर महंगाई हो गई। क्या फर्क है? रोजे अब शुरू होने वाले हैं, बढ़ गई है महंगाई। कितने फीसद बढ़ गई है? समझ लो डबल हो गई, डबल हो गई है, डबल 100% बढ़ गई, 50%। अच्छा ये बताएं, एक तात्सुर ये हम सुनते हैं, आपने भी सुना होगा कि जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं वो जब उनके त्यौहार आते हैं तो 50% 80% कम करते हैं, हम क्यों नहीं करते? पता नहीं मुसलमानों की आंखों में लिहाज नहीं रहा क्या, लेकिन हम लोग पाकिस्तान में महंगाई है। तमाम मुल्कों में आप कनाडा, अमेरिका, जापान सब जगह देखें, सब जगह कोई भी त्यौहार रमजान हुई तो वो लोग डिस्काउंट देते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सोचते हैं कि सिर्फ यही महीना कमाने का है। क्या वजह क्या है, क्यों हम डिस्काउंट नहीं देते? पैसे की तमा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, गरीबों का कोई ख्याल नहीं है, कुछ नहीं है। सब रमजानों में जो है पैसे कम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुसलमान मुल्क है और यहाँ पर देखें आप किस तरीके से महंगाई जो है रमजान में और मजीद इजाफा करते हैं। आप क्या कहेंगी? इतनी महंगाई है, गरीब लोग तो तंग आए हैं भाई, देख रहे हैं किस कदर महंगाई है। आप खरीदारी कर रहे हैं तो इस काबिल है कि आप अपने घर के लिए सौदा तलब ले सकें रमजान के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले सकते, आज का ही पूरा कर ले, सोच भी नहीं सकते कि हम सौदा भी ले लेंगे या नहीं, अभी आज का ही पूरा कर ले। इतनी महंगाई है कि रमजान के लिए कुछ भी नहीं लिया गया। महंगी करीब सस्ती करना चाहिए, आटा वगैरह, गरीबों का एहसास करेंगे। नाजिया हम मौजूद, हमने आपको बताया कि बाजार भी है और ये खवातीन जो कह रही हैं, ये बता रही हैं कि जी बेपनाह महंगी है। लोगों ने ये भी कहा है कि अपने जो गैर मुस्लिम है वो अपने त्योहारों पर 50% कम कर देते हैं, लेकिन खवातीन का ये कहना है कि यहाँ 100% इंक्रीज हो गई है अजनास की कीमतें। हमारे साथ यहाँ कंज्यूमर राइट्स वाले मौजूद हैं। अच्छा यूनुस आफरीदी, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा, यहाँ पे हमने लेनी है एक ब्रेक, हम ब्रेक से वापस आके बात करेंगे आपसे। जनाब, रमज़ान की आमद में अभी कुछ दिन बाकी रह गए, लेकिन महंगाई का जन अभी से ही बोतल से बाहर निकल आया है। हमेशा की तरह इससे अंदाज़ा होता है कि इस बार भी रमज़ान में आवाम को कोई सहूलत, कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। जिस तरह मुसलमान रोज़ा रख कर न सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करते हैं, इसी तरह रमज़ान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई बर्दाश्त करके हम हुक्मरानों की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं और पक्के सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत भी देते हैं। यूँ रमज़ान में पाकिस्तानी मुसलमान डबल ट्रिपल सवाब हासिल करते हैं। खैर, महंगाई बढ़ती हुई शरह में भी जो है वो कोई फ़र्क नहीं आने वाला, लेकिन हमें अभी लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। रमज़ान की आमद और महंगाई के हवाले से मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रमज़ान की आमद है और अशियाए ज़रूरिया जो हैं उनकी कीमतों का पारा चढ़ता ही जा रहा है। इस साल भी रमज़ान से पहले ही खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रमज़ान की आमद और महंगाई के तूफान के हवाले से कराची के शहरियों के तासुरात आपने सुने। इस हवाले से हम अब मज़ीद जानते हैं। यूनुस आफरीदी वहाँ पर मौजूद हैं। जी यूनुस आफरीदी, रमज़ान की आमद और महंगाई के हवाले से कराची के शहरियों का मज़ीद क्या कहना है? नादिया, मैंने आपको बताया कि हम न्यू कराची में मौजूद हैं और इस बाजार में ये जो मुख्तलिफ कंज्यूमर्स राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस कराची में काम करती हैं, उनमें वो भी बड़ी कोशिशें करती हैं कि किसी तरीके से गिराम फरोशी में इजाफा ना हो, कंट्रोल में रहे। हमारे साथ कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन शकील अहमद बेग मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने जिम्मेदारी क्या इसकी उठाई है कि रमज़ान में जो है ये महंगाई का जिन काबू में रहे, और इन्होंने क्या प्रेशर बिल्डअप किया हुकूमत पे कि सारिफ जो है वो महंगाई से उसको निजात मिल सके। आप बताएंगे कि इस बारे में क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार की है? जी बिल्कुल, बहुत आपने जो आज का बाजार को आपने देखा भी है कि महंगाई बहुत अरूज पर है, और बल्कि सिर्फ यही बाजार नहीं बल्कि हम दूसरे बाजार पर भी आज विजिट कर आ रहे हैं। और हम रमज़ान के हवाले से आज ही हमारी जो कमिश्नर हैं म्यूनसिपल के, उनसे भी बातचीत हो रही है कि हम रेट्स को कम करें। लेकिन अफसोस की बात है कि जो गिराम फरोशी है, यानी कि जो महंगाई कर रहे हैं वो रिटेलर्स हैं, जो छोटे छोटे पथारे लगाकर बैठे हुए हैं, उन्होंने महंगाई की है। क्योंकि कल मेरी जो होलसेलर्स थे उनसे मीटिंग्स हुई है, तो उनके वो रेट्स नहीं है जो कि यहाँ पर रिटेल में दिए जा रहे हैं। तो अभी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर ऐसे दुकानदारों को बंद करवाएं ताकि गिराम फरोशी फौरी तौर पर बंद की जाए। आप समझते हैं बंद करवाना, छापे मारना ये मसले का हल है? देखिए, मैं अभी इस वक्त बाजार में जब घूम रहा था तो मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब सी लगी कि लोग ये कहते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होगा, करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई बाजार ऐसे हैं या कई ऐसे मकामात हैं जिन पे हमने इन चीज़ को कंट्रोल किया है और महंगाई को कंट्रोल किया है। इसी तरीके से जो ये बाजार है इसमें हमने देखा है बहुत ज़्यादा गिराम फरोशी हो रही है और बहुत ज़्यादा चीज़ों की अशिया की चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसको भी हम कंट्रोल करवाएंगे गवर्नमेंट के साथ मिलकर,
कि ताकि ये जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर किया जाए। आपने कहा कि आपकी बातचीत हुई है, रिटेलर होलसेलर जो है उन्होंने महंगा नहीं किया, रिटेलर, और आपका कहना ये है कि जो उन्होंने महंगा किया है, तो ये बातचीत ही रहेगी या इस पे कोई अमल दरामद का भी आवाम इसको मुस्तफीद होंगे इस अमल दरामद से? नहीं, बिल्कुल आवाम मुस्तफीद होंगे और इंशाअल्लाह ताला हमने माह रमज़ान में डेली बेसिस के ऊपर कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ने अपने लोगों को पूरे हर जितने भी कराची में बाजार लग रहे हैं उनमें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि बाजारों में रेट जो है मुस्तहकम रहें, ताकि जो आवाम है वो रमज़ान मुबारक में खासकर उनको जो चीज़ें हैं, खाने पीने की अशिया हैं, वो सस्ती मुहैया हों और खासकर उतनी प्राइस में ज़रूर मिले जो होलसेल मार्केट से उनको दी जा रही है। ये बताएं, हमारे मुआशरे की जो कैफियत है, जो त्यौहार है मुख्तलिफ गैर मुस्लिम वो 80% जो है कम कर देते हैं, लेकिन हमारा रमज़ान जैसे शुरू होता है तो 100% खवातीन ने बताया कि कीमतें इंक्रीज हो गई हैं। ऐसा क्यों है? हम कब तक ये सब कुछ करते रहेंगे? जी बिल्कुल, ये अफसोस का लम्हा है कि हमें बहैसियत मुसलमान जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए और पूरी दुनिया में ये रीत है कि जब भी 25 दिसंबर या कोई भी ऐसे क्रिसमस या कोई भी डेज आते हैं तो वो पूरी दुनिया में प्राइसेस कम कर दी जाती है या अप टू 70% तक चली जाती हैं, प्राइसेस कम होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि जैसे ही माह रमज़ान या कोई और त्यौहार मुसलमानों को आता है तो खासकर पाकिस्तान में वो प्राइसेस जो कि 70% अप कर दी जाती हैं। लेकिन इसको जितनी भी कंज्यूमर बॉडीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं कि इन बाज़ारों पर खासकर जहां मतवसत तबका रहता है वहां इस प्राइस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है और कोशिश की जा रही है कि हुकूमत और ख़ासकर KMC जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं और इसके साथ मिलकर इस पर काम किया जाए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ हमें परेशानी इस वक्त कंज्यूमर बॉडीज़ को ये हो रही है क्योंकि अचानक जो गवर्नमेंट का सेटअप चेंज हुआ है सिटी गवर्नमेंट के ख़त्म होने के बाद अभी तक कोई प्रॉपरली इस निज़ाम को लेकर चलने वाला कोई नहीं है। ना तो मजिस्ट्रेट प्रॉपरली हमें मिल रहे हैं कि हम जाकर छापे मारें, हम अपने तौर पर कंज्यूमर बॉडीज़ कोशिश ज़रूर कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हैं। महंगाई बहुत। हाँ जी, यूनुस आफरीदी, आप इस वक्त ये जो कंज्यूमर जो प्राइसेस कंट्रोल कमेटी है इनसे आप बात कर रहे हैं, आप जरा इनसे ये पूछें कि हर दफा जब भी रमजान आता है इस तरह की बातें बहुत ज्यादा सुनने को मिलती हैं कि ये स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, लेकिन जैसे ही रमजान एंड होता है या ईद जब आती है तो कोई एंड में आके कोई फर्क नहीं पड़ा होता, उसी तरह से जो है लोगों की खाल उधेड़ी जाती है, उसी तरह से उन पर महंगाई का बोझ डाला जाता है। इनसे ये पूछें कि सिर्फ ये बातें ही कर रहे हैं हमेशा की तरह या इस दफा कोई वो वाकई इसको अमली जामा पहनाने का भी ख्याल रखते हैं? जी नाजिया, मैं पूछता हूँ CRPC के चेयरमैन से, ये बताइए कि ये जब भी हमने ये देखा, ये प्रैक्टिस है इस मुल्क में 60 साल से कि जब भी रमज़ान आता है तो ये बातें बहुत होती हैं कि जी कंट्रोल कर लिया जाएगा, हमारी बॉडीज़ विजिट करेंगी, मजिस्ट्रेट आ जाएंगे और इस पूरे प्रोसेस में रमज़ान का महीना गुजर जाता है, वहीं की कीमतें वहीं की वहीं रहती हैं और जो गरीब तबका या मुसव्वत तबका है वो बेचारा पिसता चला जाता है। ऐसा ही होगा या कुछ है, मतलब तवक्को है कि बेहतरी आएगी? नहीं, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। कोशिश देखें, बात यह है कि कोशिश किए बगैर काम नहीं होगा और हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान जैसे ही शुरू हो रहा है और यकीन कीजिएगा अफसोस होता है कि वो लोग रोज़े भी रख रहे होते हैं, नमाजें भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन गराफरोशी इतनी ज़्यादा फैला देते हैं। यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए कि जो आम चीज़ इस वक्त जो हमें 20 रुपये 30 रुपये मिल रही है वो माह रमज़ान में अभी से उसकी वो कीमतें तकरीबन 25 से 30% अब बढ़ चुकी हैं और 2 से 3 दिन के बाद मजीद बढ़ जाएंगी। लेकिन हम उसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 2 करोड़ की आबादी है, 2-2.25 करोड़ की, उसमें मैं समझता हूं कि सिर्फ कंज्यूमर बॉडीज का काम नहीं है बल्कि हर सारिफ का काम है कि अगर उसको कोई महंगी चीज मिल रही है तो वो हमसे राब्ता करे ताकि हम उसको रोकें, कंट्रोल करें, क्योंकि जब तक सारिफ खुद जागेगा नहीं, अपने मामलात के लिए खुद नहीं कोशिश करेगा, उस वक्त तक मामलात हल नहीं होंगे। अच्छा, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि चूंकि निज़ाम तब्दील हुआ है, कमिश्नरी निज़ाम बहाल हो गया है, बल्दियाती निज़ाम खत्म कर दिया गया है, अब ये पूरा महीना इसमें गुजर जाएगा, आपको मजिस्ट्रेट नहीं मिलेंगे, आप यही रोना रोते रहेंगे, तो लोग तो वैसे ही सफ़र कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैं समझता हूं कि आपके प्रोग्राम के तौर से मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि अगर चाहें तो कंज्यूमर बॉडीज के जो चेयरमैन हैं उनको आज़ादी तौर पे इख्तियारात दे दिए जाएं और वो खुद जाएं, हर बाजार में जाकर छापे मारें और पुलिस के साथ मिलकर और पुलिस के साथ उनकी मदद हासिल करके जहां गिरफ्तारी हो रही है, जहां पर अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं, उसको कंट्रोल करें। ना सिर्फ ये बाजारों की बात है, माह रमजान के अंदर दूध की प्राइस भी बढ़ जाती है, दही की, मतलब एवरीथिंग, जो भी चीजें जिसकी सारिफ को जरूरत है वो सारिफ की तमाम चीजों को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब तक सारिफ खुद अपनी मदद के साथ खुद नहीं उठेगा और उसको जागना पड़ेगा सारिफ को, और वो जागे और जहां उसको प्रॉब्लम हो वो हमें बताए, हम उसके साथ हैं, कंज्यूमर बॉडीज उनके साथ है, सारिफ के साथ है।
जी नाज़िया, आपने बात सुनी, कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन शकील अहमद बेग ने बताया है कि हम ये जो निज़ाम की तब्दीली है इससे ये मुतासिर हो रहे हैं। इन्होंने दरख्वास्त भी की है हुकूमत से कि जो एजाजी जो मजिस्ट्रेट हैं वो इनकी बॉडीज़ के या कुछ ऐसे लोगों को जो अच्छा जिनका स्टेटस अच्छा हो उनको ये मजिस्ट्रेट बनाएं, ताकि ऐसे बाज़ारों में, ऐसी दुकानों पर जहाँ गिरा फरोशी हो रही है वहाँ जाके ये लोग छापे मारें और छापे मार कर उन लोगों को गिरफ्तार करें, बंद करें, ताकि लोगों को रिलीफ हासिल हो सके। यहाँ बहुत सारी खवातीन हैं। जी बिल्कुल यूनुस आफरीदी, हमने बातें सुनी हैं और इस तरह की हम उम्मीद करते हैं कि बातें खाली बातें ही नहीं रहेंगी, इन पे बल्कि अमल दरामद भी किया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान की आमद और महंगाई के हवाले से कराची के शहरियों के तासुरात आपने सुने, शहरियों की राय आप तक पहुँचाई यूनुस आफरीदी ने। मुल्क भर में यूं तो साल हर साल ही अशिया की कीमतें बढ़ती रहती हैं, लेकिन रमज़ान में तो खाने पीने की अशिया, फल, सब्जियां और दूसरी तमाम चीज़ें अवाम की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। अक्सर इस्लामी मुल्कों में रमज़ान मुबारक की आमद की खुशी में अशिया की कीमतें कम कर दी जाती हैं, ताकि कम आमदनी वाले अफराद भी सुकून से रमज़ान के रोज़े रख सकें। इस्लामी ममालिक में क्या मगरबी ममालिक में भी जब भी कोई मजहबी त्यौहार आते हैं तो अशिया की कीमतें इंतहाई सस्ती कर दी जाती हैं, ताकि सब लोग यकसा तौर पर खुशियों में शरीक हो सकें। लेकिन हमारे यहाँ इसके बिल्कुल ही बरअक्स होता है। जनाब, रमज़ान की आमद और महंगाई के हवाले से जो है लोगों के तासुरात आपने सुने। अभी हम यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके साथ बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। जनाब, आज का जो लाइव कॉल्स का टॉपिक है ना, वो ज़रा घरेलू सतह पर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है। वो इसलिए भी कि जिन लोगों ने अपनी राय दी है या जो अभी देंगे उन्हें आखिर घर भी तो वापस जाना है ना। लेकिन जिन लोगों ने अपनी राय दी है वो हमारी नज़र में बहुत सच्चे और बहादुर हैं। भाई, उन्होंने बगैर किसी डर और खौफ के अपनी राय जो दी है। अभी देखते हैं कि हमारे अगले कॉलर कौन है और वो इस टॉपिक पर क्या कहना चाहते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं सलीम बात कर रहा हूँ लाहौर से। और इस टॉपिक पे बोलने से पहले मेरी दुआ है कि मेरी बीवी ये प्रोग्राम ना देख रही हो। उसकी वजह यह है कि मैंने थोड़ा सा सच बोलना है। ओके। सच ये है कि जी मेरी शादी को 12 साल गुजरने के बावजूद मुझे आज भी अपनी माँ का खाना ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं मजबूर हूँ कि शादीशुदा जिंदगी में बंदे को ये झूठ भी बोलना पड़ता है, शायद ही मोहब्बत से झूठ बोलता है कि मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मोहब्बत या मजबूरी? मोहब्बत कह लें, मजबूरी कह लें, लेकिन मेरी बीवी एक दो चीजें तो बहुत अच्छी बनाती है। लेकिन जो असल खाना है, जो रोजाना की बुनियाद पे जो मुझे लगता है जैसे मैं खा नहीं, एक दो चीजों में कहीं बेवकूफ बनाना तो नहीं शामिल। देखिए, मैं आपको पूरी मतलब ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरा तो ख्याल ये है कि मेरी अम्मा जिस तरह के पराठे बनाती है उस तरह के पराठे जो है वो मेरी बीवी नहीं बना सकती। तो आपने कभी बेगम को कहा नहीं कि भाई जिस तरह से मेरी अम्मा बनाती है कोशिश करो उस तरह से बनाने की? एक दफा कहा था, लेकिन उन्होंने इतना घूर के मुझे देखा कि उसके बाद मेरी दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी। तो इस वजह से हम जैसे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तो मतलब मजबूर होते हैं बेचारे, तो हम तो कुछ कह भी नहीं सकते, बल्कि उफ भी नहीं कर सकते। जो चीज सामने होती है उसको हम खाते हैं और फिर मतलब सिर्फ याद करते हैं। अपनी अम्मा के हाथ का खाना बैठ के सिर्फ याद ही कर सकते हैं। हाँ, अभी जब मैं अपनी अम्मा के घर जाता हूँ तो मैं फिर उनसे फोन पे पहले ही जाने से पहले अपनी बीवी से छुप के ही कह देता हूँ कि ये चीज बना लेना, मैं आ रहा हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बेगम साहिबा ये प्रोग्राम ना देख रही हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब हमें कॉल करने का। तो जी जनाब, बात हुई थी खाना पकाने की, तो अभी हम एक और कॉल लेते हैं और देखते हैं कि कौन हमारे साथ लाइन पर है और वो हमारे आज के टॉपिक के बारे में क्या कहते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं जी इमरान शिफ्कर सर्च कर रहा हूँ। जी इमरान, आपने हमारा आज का टॉपिक सुना? जी बिल्कुल सुना, और थोड़ी देर पहले जो गालिबन सलीम साहब बोल रहे थे, मुझे उनकी सारी की सारी बातों से मुकम्मल इत्तेफाक है, क्योंकि मुझे भी अपनी वालदा के हाथ का खाना अच्छा लगता है। क्या रीजन है? और जेन्युइनली वो अच्छा बनाती हैं या बस बचपन से खाया हुआ है और वही टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है इस वजह से? नहीं जी, देखें, माँ का कंपैरिजन गालिबन किसी और हस्ती से नहीं हो सकता, और मैं समझता हूँ कि जो माँ की ममता और जो उसका खुशूस होता है उसका कोई बदल नहीं है। और माँ जब खाना अपने बच्चे के लिए तैयार करती है
तो वही हम देखें ना, अब आपको अपनी माँ का हाथ का खाना अच्छा लगता है, अब जो आपकी बेगम है वो भी तो माँ ही है, अब जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें अपनी माँ के हाथ का खाना अच्छा लगेगा। तो इस तरह से एक बिल्कुल जो है ना सिलसिला चलता जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? टेस्ट भी तो कोई चीज होती है। ये कि माँ और बच्चे का जो रिलेशन है वो मैं बल्कि आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, ये फितरी बात है और ऐसा ही होता है। देखा, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ज्यादातर शायद हम, चूंकि हमने बचपन से माँ के हाथ का खाना खाया होता है और जो आपका एक रिलेशनशिप होता है माँ और बच्चे का, शायद वही चीज जो है आपको बांध के रखती है और आपको बाय डिफॉल्ट जो है वो बस माँ के हाथ का ही खाना अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, मैं आपके ख्यालात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और वैसे भी बीवी खाना बनाते हुए उसके ज़हन में 100 तरह की चीजें चल रही होती हैं। मेरा ये ख्याल है कि मैंने पिछले हफ्ते शॉपिंग करी थी वो हुई नहीं, मैंने फलां चीज की थी वो हुई नहीं, वो तो खाने में वो जो सारी सोच की जो बदजायकी होती है वो सारी खाने में ट्रांसफर हो जाती है, आई थिंक तो। वैसे मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री नहीं करती। एनीवेज, आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। खाना तो हर घर में रोज ही पकता है, लेकिन रमजान में तो सहर और अफ्तारी के लिहाज से खास किस्म की डिशेस भी बनाई जाती हैं। कुछ लोग तो घर में ही पकौड़े समोसे वगैरह बना लेते हैं, लेकिन अक्सर लोग जाते हैं उन जगहों पर जहां पर ये मजे मजे की चीजें बनी बनाई मिल जाती हैं, और कुछ जगहों की चीजें तो खासी मशहूर भी होती हैं। ऐसा ही कुछ मामला लियाकताबाद की चिकन कचौरी के साथ भी है। लियाकताबाद की चिकन कचौरी के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। जायका वो चीज है जो मजबूर कर देता है कि अच्छी चीज कितनी ही दूर क्यों ना हो उसे जरूर खाया जाए। समोसे कचौरी यूं तो कराची में हर जगह ही दस्तयाब होते हैं, लेकिन लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट के समोसे और कचौरी जायके में सबसे जुदा हैं। यहाँ समोसे दाल भरी कचौरी तो मिलते ही हैं, लेकिन यहाँ की चिकन कचौरी मुनफरिद है जो गुज़िश्ता 4 साल से फरोख्त की जा रही है। जगह तो बहुत पुरानी, लेकिन ये आइटम शुरू करे हुए 4 साल हो गए। चिकन कचौरी की खूबी ये है कि उसका जायका बहुत अच्छा होता है, उसके साथ छोलों की तरकारी भी दी जाती है। जायके की वजह से कराची के हर हिस्से से कचौरी खाने लोग आते हैं। कराची में हर हिस्से से ही आते हैं तकरीबन, जिनकी अपनी गाड़ियाँ हैं। कोई गुलशन से आता है, कोई मेमार से आता है, सफूरा गोट तक से आते हैं गाहक। बस इस जायके में बहुत अच्छी होती है, लोगों को पसंद आती है। छोलों की तरकारी होती है और अंदर चिकन होता है काफ़ी इसमें, जिसकी वजह से इसके टेस्ट में बहुत क्वालिटी होती है इसकी। चिकन कचौरी 4 साल कबल सिर्फ 10 रुपए से शुरू की गई थी, अब 25 रुपए की है। महंगाई के बावजूद चिकन कचौरी की फरोख्त पर कोई असर नहीं पड़ा। ये इतनी हैवी है कि एक साथ 2 खा ले तो खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस वक्त 10 रुपए की थी, अब 25 की हो गई। नहीं, इसकी क्वालिटी ऐसी है कि महंगी नहीं है, बल्कि अगर आदमी 2 खा लेगा तो शायद खाना भी नहीं खा पाएगा। लियाकताबाद की इस दुकान पर चिकन कचौरी के साथ साथ समोसे और दाल भरी कचौरी भी फरोख्त होती है। सबका जायका मुनफरिद है। समोसे दोपहर 12 बजे तैयार होना शुरू होते हैं और फिर शाम 6:30 बजे तक ये सिलसिला जारी रहता है, जबकि चिकन कचौरी दोपहर 1 बजे शुरू होती है। समोसा तो 12 बजे तैयार हो जाता है आलू का, और 6:30-7 बजे तक चलता है। चिकन वाली कचौरी 1 बजे तैयार होती है और अपना 6 बजे तक ख़त्म हो जाती है। समोसे आलू के हों या कीमे के बड़ी तादाद में फरोख्त होते हैं। 700-800 से ज्यादा समोसे शाम तक फरोख्त हो जाते हैं। 600-700-800 तो होता है। समोसे और कचौरी के शौकीन यहाँ दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। न सिर्फ जायका बल्कि उसकी सुथरी तैयारी उन्हें यहाँ खींच लाती है। समोसे खाने वालों को आलू का समोसा छिलकों के बगैर मिलता है। सबसे बड़ी वजह कि इनका समोसे में मेन चीज़ ये है कि खूबी कि इनका आलू का छिलका नहीं होता, ये मेन चीज़ है। आलू को छिल के ये डालते मसाला, तो इससे ये क्या साफ सुथरा है, मसाला डला हुआ था तो खाने में मज़ा आता। जी जनाब, कैसी लगी चिकन कचौरी? मुझे तो काफ़ी मज़े की लग रही थी। खैर जनाब, आज हमने आपसे बात की रमज़ान की आमद और महंगाई के हवाले से। माह रमज़ान के बाबरकत महीने में खाने पीने की अशिया महंगी कर देना बहुत बुरी बात है। हुक्मरानों को इस हवाले से बाकायदा मनसूबाबंदी करनी चाहिए कि अशिया की कीमतें ना तो महंगी हों और ना ही उनकी शॉर्टेज हो। हुक्मरानों के साथ साथ अशिया फरोख्त करने वालों को भी ये सोचना चाहिए कि कम से कम 1 महीने के लिए तो चीज़ें मुनासिब दामों पर फरोख्त कर लें।
अगर एक महीने जायज मुनाफा ले लेंगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि अवाम की दुआएं भी मिलेंगी और सवाब भी मिलेगा। लेकिन ऐसा वैसे होता नहीं है। खैर, रमज़ान की आमद और महंगाई के हवाले से आपने जाना और आज के लाइव कॉल्स के टॉपिक पर भी खूब गपशप हुई। आज मैंने तो आपकी बातों को खूब इंजॉय किया। आपको प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और अभी ये प्रोग्राम का वक्त खत्म होने के करीब है, फिर हाजिर होंगे बहुत सी दिलचस्प बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।